हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन और आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वायु प्रदूषक के बारे में और इन वायु प्रदूषकों से होने वाले नुकसान के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम वायु के बारे में जानते हैं कि वायु क्या है। वायु एक मिश्रण है और यह किस चीज का मिश्रण है? तो यह बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। वायु जो हमारे चारों ओर मौजूद है वह बहुत सारी गैसों के मिश्रण है और ये जो गैस है ये एक निश्चित मात्रा में हमारे वायु में मौजूद है। यदि हम इन गैसों को देखें तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला यदि गैस कोई वायु में है तो वह है नाइट्रोजन, जो कितना होता है 78 से लेकर 79% हो सकता है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर आने वाला गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 19 से 20% या 21% तक भी इसको कह सकते हैं। 20 से 21% जिसको हम कह सकते हैं वो कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। और बाकी 1% में अन्य गैस, बाकी 1% में अन्य गैस, ये दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% भाग हो गए और बाकी 1% में अन्य गैस आते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि बहुत सारे गैस हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायु में जो बहुत सारे गैस मौजूद हैं ये सभी गैस जो है एक निश्चित मात्रा में उपस्थित है। अब इनमें से यदि कोई गैस यानी वायु का कोई अवयव उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए या वायु में बाहर से कोई अवांछित पदार्थ आकर मिल जाए और वैसी वायु में हमारा सांस लेना हमारे लिए नुकसानदायक हो तो हम क्या कहते हैं कि वह वायु जो है प्रदूषित है। और वायु को प्रदूषित करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक। वायु को प्रदूषित करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम वायु प्रदूषक कहते हैं। अब हम यहाँ कुछ वायु प्रदूषकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम किसी वायु प्रदूषक का नाम लें तो वह होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वह क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह क्या है? एक वायु प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। यह कहां से आता है? यदि किसी जीवाश्म ईंधन को जलाया जाए, लेकिन कैसे? पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना। यदि किसी जीवाश्म ईंधन को पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना या कह सकते हैं कि अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पर्याप्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पर्याप्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहां इस चीज को ध्यान देना है। यदि किसी जीवाश्म ईंधन को पर्याप्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाए तो वहां पर जो गैस उत्सर्जित होगी वह गैस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि किसी जीवाश्म ईंधन को पर्याप्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या कह सकते हैं कि अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होगा। अब यह कार्बन मोनोऑक्साइड यदि हम कहते हैं कि यह प्रदूषक है तो यह किस प्रकार से प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड को यदि हम सांस के रूप में, सांस के द्वारा उसे हम शरीर के अंदर ग्रहण करें तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि हमारे रक्त में जो ये क्षमता होती है कि वह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, तो रक्त के ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को यह कम करता है। रक्त के ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को, ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को यह कम करता है, क्षमता को कम करता है। अब इससे क्या दिक्कत होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से आया? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के जलने से आया और जब जीवाश्म ईंधन को पर्याप्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया गया। अब यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो हम श्वास में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को शरीर के अंदर लेंगे और वैसी परिस्थिति में हमारे रक्त की ऑक्सीजन ढोने की जो क्षमता होती है वह ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कार्बन मोनोऑक्साइड कम कर देगा।
क्यों कर देगा? जब हम सांस में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं तो वह ऑक्सीजन गैस हमारे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर वह क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है, ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन मिलता है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उस परिस्थिति में बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है रक्त के साथ यानी हीमोग्लोबिन के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक जाता है और शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है पचे हुए भोजन के ऑक्सीकरण में, जिसके फलस्वरूप की ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन यदि शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड चले जाए तो वह क्या करेगा? हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन के कंबाइन करने की जो क्षमता है उसको वह खत्म कर देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तब क्या कंबाइन हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा और ऑक्सीजन को वह हीमोग्लोबिन के साथ नहीं मिलने देगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्षमता होती है हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की, वह अधिक होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे शरीर में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और शरीर में ऑक्सीजन का कमी होना हमारे लिए काफी घातक हो सकता है। शरीर में ऑक्सीजन का कमी होना हमारे लिए क्या हो सकता है? काफी घातक हो सकता है। और यदि हम बहुत अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लें तो क्या होगा? दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अक्सर यह सलाह दी जाती है कि जाड़े के दिनों में जो अधिकतर लोग कमरे के अंदर कोयला जलाकर और खिड़की दरवाजे बंद कर सोते हैं तो उनके लिए सलाह दी जाती है कि ऐसा करना उनके लिए घातक हो सकता है। उसका कारण यही है कि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन हो सकता है और वह कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। अब हम दूसरे वायु प्रदूषक के बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरा वायु प्रदूषक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा दूसरा वायु प्रदूषक है, जिसका कि रासायनिक सूत्र होता है CO2। रासायनिक सूत्र इसका होता है CO2। अब हम यह कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायु में हमेशा मौजूद होता है, अल्प मात्रा में यह मौजूद होता है लेकिन यह रहता है, जो कि हमारे प्रकाश संश्लेषण के पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए भी यह जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह विषैली गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह विषैली गैस नहीं है। लेकिन अभी स्थिति क्या है कि हम जो है मनुष्य जो है वह लगातार विकास कर रहा है। मनुष्य के विकास का प्रमाण क्या है? सड़कों पर गाड़ियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा कल कारखाने जो हैं वो अधिक से अधिक स्थापित हो रहे हैं, जो हमारे विकास का द्योतक है। लेकिन जहां हम एक ओर विकास कर रहे हैं वहीं हम दूसरी ओर विनाश की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? हमारी आबादी बढ़ रही है, आबादी को रहने के लिए घर चाहिए और उसके लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं। हम जो फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं उसके लिए भी पेड़ों को काटा जा रहा है। तो पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं हो रहा है और अधिक से अधिक गाड़ियों के कारण, अधिक से अधिक जनसंख्या के कारण और अधिक से अधिक कल कारखानों के कारण हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, या इसे हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, इसमें वृद्धि होगी। और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होने से क्या होगा? विश्व तापन में वृद्धि होगी। विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। विश्व तापन में वृद्धि ये कैसे हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वातावरण में हरित गृह प्रभाव में वृद्धि हुई और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होने के कारण विश्व तापन में वृद्धि हुई। और विश्व तापन में यदि वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होगा? ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हिमखंड है, जो बर्फ जमे रहते हैं, वह बर्फ पिघलने शुरू हो गए और बर्फ के पिघलने से क्या होगा कि हमारे समुद्र का जल स्तर जो है वह बढ़ना शुरू हो जाएगा और समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से समुद्र के किनारे के जो शहर हैं उनके जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी देखने के लिए हमें मिलेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाले नुकसान हैं। अब हम तीसरे वायु प्रदूषक के बारे में बात करेंगे। हमारा तीसरा वायु प्रदूषक है सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड। अब सल्फर का एक ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को हम शरीर के अंदर ग्रहण करें तो क्या होगा, उससे हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। यदि सल्फर डाइऑक्साइड को हम शरीर के अंदर ग्रहण करें तो उससे हमें स्वास्थ्य संबंधी काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना होगी, यदि सल्फर डाइऑक्साइड को हम शरीर के अंदर ग्रहण करें। उसके अलावा ये जो सल्फर के ऑक्साइड है, ये जब वातावरण में आते हैं, जब हमारा वायु प्रदूषित होता है तो हमारे प्रदूषित वायु में सल्फर के ऑक्साइड आते हैं। और ये सल्फर के जो ऑक्साइड है, ये सल्फर के ऑक्साइड वातावरण में मौजूद जलवाष्प के साथ मिल जाते हैं। वातावरण में मौजूद जलवाष्प के साथ मिल जाते हैं और वातावरण में मौजूद जलवाष्प के साथ जब ये मिलते हैं तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। जब सल्फर के ऑक्साइड वातावरण में मौजूद जलवाष्प के साथ मिलते हैं तो इस जलवाष्प के साथ मिलकर ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। और फिर जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आता है तो अम्ल वर्षा उसे हम कहते हैं, यानी अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। और अम्ल वर्षा के कारण हमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। हमारे फसल बर्बाद हो जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, संगमरमर के जो बने हुए मकान हैं उनका क्षरण हो जाता है। ये जो अम्ल है जब बारिश के जल के साथ बहते हुए जलाशयों में जाता है तो जल में पाए जाने वाले जीव और पौधे वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये सल्फर के ऑक्साइड से होने वाले नुकसान है। अब हमारा चौथा प्रदूषक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यह है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है ये भी जलवाष्प के साथ मिलते हैं और ये जलवाष्प के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ये जलवाष्प के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और ये नाइट्रिक अम्ल भी वर्षा के जल के साथ जब पृथ्वी पर आता है तो ये अम्ल वर्षा का रूप ले लेता है। इसके अलावा यदि हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को अगर शरीर में ग्रहण करें तो वह भी वही काम करता है जो काम कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, यानी रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को यह कम कर देता है। तो ये हमारा चौथा वायु प्रदूषक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब हम पांचवा वायु प्रदूषक के बारे में बात करें तो वह है हमारा धुआं। धुआं जो कहां से निकलता है? गाड़ियों से या कल कारखानों से निकलने वाला धुआं है, चिमनियों से निकलने वाला धुआं है। तो ये धुआं भी एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। धुएं में क्या होता है? तो धुएं में ठोस और तरल के सूक्ष्म बूंद या सूक्ष्म कण होते हैं। इस धुएं में ठोस और तरल के सूक्ष्म कण होते हैं और साथ ही साथ हानिकारक गैसें भी होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। ये धुएं में ठोस और तरल के सूक्ष्म कण होते हैं और साथ ही साथ हानिकारक गैस होती है। अब यदि हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में चले जाएं तो औद्योगिक क्षेत्र में खासकर जाड़े के मौसम में क्या होता है? यह धुआं जब कोहरे के संपर्क में आता है, तो धुआं और कोहरा मिलकर धूम्र कोहरा का निर्माण करता है। धुआं और कोहरा मिलकर धूम्र कोहरा का या धूम कोहरा का निर्माण करता है। धुआं और कोहरा मिलकर धूम कोहरा का निर्माण करता है। जब धूम कोहरा का निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है? वातावरण में दृश्यता खत्म हो जाती है, आगे की वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती है और उसमें वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ यदि ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में सांस लिया जाए तो दमा या श्वसन संबंधी दूसरी बीमारियां जो है वह हो सकती है। तो यह है धुआं और इससे होने वाले नुकसान। अब हम छठे वायु प्रदूषक के बारे में बात करें तो हमारा छठा वायु प्रदूषक है एरोसोल। छठा वायु प्रदूषक हमारा क्या है? एरोसोल। ये क्या होता है? ठोस या तरल बूंदों के बादल को हम एरोसोल कहते हैं।
ठोस या तरल बूंदों के बादल को हम क्या कहते हैं? एरोसोल। ये कहां से उत्सर्जित होते हैं? ये रेफ्रिजरेटर से और एयर कंडीशनर से ये उत्पन्न होते हैं या उत्सर्जित होते हैं। CFC यदि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात करें तो यह जो है एक प्रमुख एरोसोल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख एरोसोल है। ये जब उत्सर्जित होता है तो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है और ओजोन परत के नुकसान होने से सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है वह पृथ्वी तक आती है और यह क्या करती है? हमारे शरीर में त्वचा संबंधित बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। त्वचा का कैंसर हो सकता है, हमें मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो सकती है और इसके साथ साथ पौधों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसे यह डिस्टर्ब करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को यह प्रभावित करता है। तो यह है एरोसोल। अब 7वां प्रदूषक के बारे में हम बात करेंगे तो 7वां प्रदूषक हमारा है लेड, या जिसे हम सीसा भी कहते हैं। लेड या सीसा भी कहते हैं। अब लेड या सीसा कहाँ मिलता है हमें? तो यह पेट्रोल में पाया जाता है, पेट्रोल में पाया जाता है, डीजल में पाया जाता है ये। इसके अलावा बहुत सारी बैटरियों में यह पाया जाता है, बहुत सारी बैटरियों में पाया जाता है, या फिर बाल रंगने के जो उत्पाद होते हैं उसमें भी यह पाया जाता है। बाल रंगने के उत्पादों में यह पाया जाता है। लेड या सीसा जो है पेट्रोल में, डीजल में, बहुत सारी बैटरियों में और बाल रंगने के उत्पाद में यह पाया जाता है। इसे यदि शरीर के अंदर ग्रहण किया जाए तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेड या सीसा को यदि शरीर के अंदर ग्रहण किया जाए तो क्या होता है? कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने वायु प्रदूषण, कुछ प्रमुख वायु प्रदूषकों के बारे में जाना और इससे हमें क्या क्या हानियां हैं हमने इसके बारे में जाना। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।